A constitution is an aggregate of fundamental principles or established precedents that constitutes the legal basis of polity, organization or other type of entity, and the common determine how that entity is to be governed. It means in other words that हमारा एक जो संविधान होता है एक ऐसा होता है जिसके तहत जो भी कोई सरकार चलनी है, कैसे चलनी है, किस तरीके से चलनी है, उसका क्या आधार होगा, किस विषय पर वो काम करेगी, ये सब कुछ एक देश को बताने वाला एक संविधान होता है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, वेलकम टू यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल JEE क्लासेस। टुडे वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटी लैक्चर्स। इन दिस लैक्चर आज ਅਸੀਂ मेन ਜਿਹੜੇ ऑप्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ जिन पे हम खास बातें करेंगे, that is the Constitution of India, and we have a lecture as well as the MCQ series parallel to that. Starting with that, the Constitution of India has the documents, as I give the definition in the beginning, that the Indian Constitution is a document which lays a framework and that demonstrates the fundamental political code structure and procedures, powers and duties of government and institution, and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of the citizens. Mostly I just read on that part. Now अब वक्त है कि मैं इसको एक सिंप्लीफाइड मीनिंग में बताऊं तो हमारा भारतीय संविधान हमें ये बताता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक ऐसा हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एक डेमोक्रेटिक और फंडामेंटली और पॉलिटिकली एक जैसे स्ट्रक्चर की व्यवस्था करता है जिसमें ताकतें सरकारों में बटी हुई हैं और जहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति को उसका एक फंडामेंटल राइट मीन्स जो उसको हक है वो दिए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बताए जाते हैं और एक हर नागरिक की किसी ना किसी पक्ष पे ड्यूटी लगाई जाती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। इन दिस डेफिनेशन वी ऑल्सो लर्नड, हमें साथ में ये भी पता चलता है कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और उसकी सरकारों की ही जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करें क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे और हमारी बेहतरी के लिए बने हुए हैं। कमिंग टू दैट सेक्शन लेक्चर, इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द लेक्चर वी विल टॉक अबाउट अ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यू मे से इज अ काइंड ऑफ अ प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमें करना क्या है और जहाँ हमारे संविधान में लिखा क्या हुआ है। द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved the Constitution of India into a sovereign democratic republic and secure to all its citizens, एक ऐसे देश की रचना करते हैं और हम ऐसा एक देश का कह दीजिए अपघट पेश करते हैं, जो एक ऐसा देश बना रहे हैं जहाँ पर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हर व्यक्ति के ये सारे राइट्स उसको मिलेंगे, जहाँ पर जस्टिस सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इंसाफ सामाजिक पैसे के लिए और राजनीतिक आज़ादी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो हमारी आज़ादी है, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, और इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हेरिबली अडॉप्ट इनहेंस टू गिव अवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम सब लोग मिलके एक इकट्ठ भारत और अखंड भारत का एक विस्तार करते हुए भारत को एक आज़ाद मुल्क घोषित करते हैं और उसके लिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा जो कह लीजिए एक प्रिंसिपल है जो संविधान में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसके बारे में प्रीएम्बल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रीएम्बल जो था कि वो 13 दिसंबर 1946 को श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हम एक प्रीफेस या एक प्रीएम्बल बनाएंगे। उस प्रीएम्बल में दे आल्सो सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब उन्होंने बताया, देन एक नेक्स्ट पार्ट हुआ था। अगर आपने इससे पिछली वाली सीरीज देखी होगी उसमें ये मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, बना कब, टाइम कितना लगा। आई एम गोइंग टू रिपीट दैट अगेन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कब हुआ था? दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब कि जब पहली बारी 1950 को लगा हुआ था, देन दैट वाज 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। आई प्रॉमिस टू दोज पीपल, दोज आर एमेच्योर इन द पॉलिटी, जिनको कुछ नहीं पता, आप इस सीरीज की सभी वीडियोस करो, आप पॉलिटी के बारे में पूरा नहीं बोलूंगा लेकिन 60 से 70% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे इन सीरीज में ही, बिकॉज आई चोज सच अ पार्ट जो आपको हर जगह हेल्प करते रहेंगे, और जो बेसिक फंडाज हैं, बेसिक नॉलेज हैं, और आप खुद ब खुद उनको खुद ही लिंक कर पाओगे। आई विल प्रूव यू दैट जैसे जैसे हमारी वीडियोस इस सीरीज आगे से आगे चलती जाएंगी। अब तक अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहें तो अब तक हमारे जो आर्टिकल्स हैं दैट हैज इंक्रीज टू 448, और इसमें अब तक टोटल 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। मीन्स कि ये हमारा जो है प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बाद उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बारे में बताया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें पहले प्रीएम्बल को ऐड करने के लिए कहा था, फिर ये टाइम था। अब इसके लिए हमारे मेरे पास आप सबके लिए क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कितना समय लगा था? जिसको आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा सही आएगा, आई विल पिन दैट क्वेश्चन ऑन पिन देयर रिस्पॉन्स ऑन द टॉप। मूविंग नेक्स्ट, प्रीएम्बल के बारे में अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे हमने टॉपिक पढ़ लिया, अब उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम साथ ही में। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रीएम्बल के बारे में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ मतलब आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की किसको बोला गया है? दैट इज अवर प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को ही बोला गया है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन व्हाट ऑब्जेक्टिव, किस आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ही वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कनाडा, बेसिकली वो कनाडा से इंस्पायर्ड हुए थे, एंड द ऑब्जेक्टिव एंड रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर जो इंस्पायर्ड सेक्शन पे वो थे उन्होंने इसको मूव करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए उन्होंने कहा था कि प्लीज इसे भी इसमें ऐड कीजिए। अगला पार्ट हमारा क्वेश्चन को आ गया कि प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट इन 1976। अब 1976 में प्रीएम्बल को कौन सी अमेंडमेंट के तहत इसमें ऐड किया गया था? सो दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट में हमें प्रीएम्बल में सोवरेनिटी वर्ड को ऐड किया था, और भी कुछ वर्ड ऐड किए थे, वो आगे वाले एमसीक्यूज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, अगर ये तीनों क्वेश्चन सही लगे हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं तो, अगर नहीं बना रहे हैं तो साथ में सुनते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो हम जब इन चीजों के आते हैं, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द Supreme Court rejected the earlier opinion and held that the preamble is an integral part of the Constitution। केशव नंदा भारती जी का केस आजकल बहुत चर्चा में है, न्यूज़ में चल रहा है, आप उसके बारे में डिटेल करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं। मैंने अभी करंट अफेयर डालने शुरू नहीं किया है, आई एम सॉर्टिंग दैट आउट, कि एक मंथली करंट अफेयर लेके आऊँ जिसमें आपको पूरे मंथ के जो बहुत सारे डेज वाइज करंट अफेयर है उसमें से चूज करके आपको दूंगा। केशव नंदा भारती का केस आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। उसमें उन्होंने बताया था कि प्रीएम्बल इज अ प्रीफेज, मतलब बाहर वाली जो संरचना होती है, जो उसके अंदर वाले पार्ट्स के बारे में एक शॉर्ट वर्ड में डिस्क्राइब करता है, दैट इज अवर प्रीएम्बल, बट नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो ही नहीं होगा जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर वाले रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स आप वहां से ले आएंगे। 42nd अमेंडमेंट में 1976 में हुई थी, ये हमारा अलग क्वेश्चन बनता है, व्हेन वाज द अमेंडमेंट डन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट नंबर ऑफ द वन, एंड एट दिस टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज श्रीमती इंदिरा गांधी, एंड उन्होंने क्या वर्ड ऐड किए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवर्नर, मींस उन्होंने ये तीनों वर्ड किए थे। सो अवर आंसर इज डी। आगे चलते हैं। The philosophy underlying that the Indian Constitution by embedded by the quite largely in the objective and the resolution which was moved in the first session of the Constitution and Assembly। अब 13 दिसंबर 1946 को कुछ हुआ था, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 2 मिनट के लिए पॉज, 30 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए आई शेल पॉज, सो यू कैन राइट इट ऑन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है जी, जिन्होंने आंसर लिख दिया है दैट इज रियली गुड। लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि लगभग 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने को, तो उन्होंने ये कहा था कि हम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्ट को खत्म करके हमारा संविधान लाएंगे और उस संविधान के अंडर हमारा पहले ये प्रीएम्बल होगा, उसके अधीन हम आगे की चीजों में अमेंडमेंट आगे के संविधान की रचना करेंगे। इसके आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कुछ पार्ट्स हैं। These parts are described in the different kinds of articles. ये पार्ट्स अलग अलग आर्टिकल्स में डिस्क्राइब किए हुए हैं। आई थिंक मेरी पीपीटी थोड़ी साइड पे मूव कर गई है, दैट मे बी अ लिटिल इशू, आई विल एडजस्ट दैट। तो अब हम करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वन थिंग इज टू रिमेंबर दैट कि मोस्टली जो हमारे नेशनल लेवल के जो कह सकते हैं हम पद होते हैं या पोजीशंस होती हैं, they are appointed by the president of India. Mostly they are recommended by the prime minister of India and they are appointed by the president of India, जो हमारे नेशनल लेवल पे होते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे हम गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं, ये अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करते हैं, कैग का करते हैं, आगे कई सारे होते हैं। और जो स्टेट लेवल पे जितनों को अपॉइंट किया जाता है दैट इज डन बाय द गवर्नर। सो हम उन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन किन को अपॉइंट कर रहे हैं, और बीच में कुछ ऐसे भी होंगे जिनको गवर्नर भी अपॉइंट कर रहा होगा। एंड दे आर द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये हमारे पार्ट हैं। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना है कि किस आर्टिकल में किसका नाम दिया है। आपको इसको अभी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट इट ऑन द पीडीएफ। लेकिन हमारा यहाँ पे पार्ट यही है कि मैं इनको एक एक करके डिफाइन करूंगा, इनके काम को एक्सप्लेन करूंगा और साथ में उनके लिए बनते हुए बेसिक क्वेश्चंस जिनसे उनके काम को और भी अच्छे तरीके से व्याख्यान किया जा सके, वो उन शब्दों का प्रयोग करते हुए एमसीक्यूज भी दूँ। सो आगे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये लगभग 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं जो हमारे संविधान में निर्धारित है। सबसे पहले के बारे में बात करेंगे, दैट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अंडर द आर्टिकल 76 दैट कि प्रेसिडेंट एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो कम से कम एक जज पद के लिए आवंटन कर चुका हो जहां उसका दावेदार हो, तो उसको प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भी है उसका कार्य अवधि कितनी होगी। कार्य अवधि की अगर बात करें तो वो 6 साल तक कार्य कर सकता है, और तब तक कार्य कर सकता है अगर मतलब 6 साल अभी तक नहीं हुए है, बट द मैक्सिमम एज फॉर हिम इज 65 ईयर्स। 65 साल उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होगी। आगे इनके काम बताए हुए हैं नीचे देखिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जो भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। इनके काम अगले एमसीक्यूज में डिस्कस होंगे। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, और प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जा सकता है जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। ठीक है जी। अब इनके किया करंट, हमारा इससे एक और एमसीक्यू आता है कि करंट हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, दैट इज के वेणुगोपाल, और ये उनकी तस्वीर है। तस्वीर से मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से याद हो जाता है। नेक्स्ट अब इससे आगे एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डेल्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जिन जिन को आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे ज़्यादा सही आंसर देने वाले को मैं ऊपर पिन कर दूंगा। सो नेक्स्ट टाइम जिनको भी आंसर चाहिए वो सबसे ज़्यादा सही जो करता है उससे अपने आंसर्स देख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में कौन कौन से हैं। आप क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ द राइट ऑफ द ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, कि उसका विचार लेने का हर एक कोर्ट पे अधिकार है। वो वहाँ जाकर देख सकता है, कार्यवाही जज कर सकता है, वो अपने विचार दे सकता है, उसके पास ये हक होता है। हिज टर्म ऑफ द ऑफिस इज रेम्यूनेटेड एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। और एक बात और जो उसके साथ थी कि अगर प्रेसिडेंट किसी को कभी भी जो हमारे स्टेट पद नेशनल लेवल के हाईएस्ट ऑफिसर रैंक के पद हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो कभी भी उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ही एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं। सो क्या ये अटॉर्नी जनरल के काम है? जी हाँ, ये तीनों ही अटॉर्नी जनरल के काम हैं। अटॉर्नी जनरल इन तीनों चीज़ों का संविधान के तहत ध्यान रखते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो वो उन्हें एडवाइस करते हैं। आगे चलते हैं, इनके द्वारा दिए गए कुछ और क्वेश्चन जो अटॉर्नी जनरल पर निर्भर करते हैं। टू एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, कम से कम अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या होना चाहिए? जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक होता है। इसके ऊपर जब हम नेशनल लेवल के कोर्ट पर जाएंगे दैट इज सुप्रीम कोर्ट एज देयर इज इन न्यू दिल्ली।
उसके बाद विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द अटर्नी जनरल, इनमें से अटर्नी जनरल के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। ही इज अ लीगल एडवाइजर, ये तो अभी मैंने पीछे पढ़ा था, तो ये तो सही है भाई। ही इज अ टेन्योर एंड ए सैलरी इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी सही है, उसका समय और काल प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जाता है। टिल 65 की उम्र तक, उससे पहले अगर रिटायर करना हो तो प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है, 6 साल से पहले प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है। ही हैज द वोटिंग प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में वोट कर सकता है। ही अपीयर्स बिफोर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन केसेस इन्वॉल्विंग यूनियन गवर्नमेंट, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटर्नी जनरल खुद जाकर गवर्नमेंट की पैरवाई कर सकता है, मीन सरकार की पैरवाई वो खुद कर सकता है। सो इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमारा जो सी है, दिस इज द नॉट करेक्ट। अटर्नी जनरल को किसी भी तरीके की वोटिंग का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है जी। सो अभी तक हमने 4 एमसीक्यूज की हैं और साथ में अटर्नी जनरल के पद भी हमारे पास थोड़े से क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं। नाउ वी आर ऑन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पहले हम देख लेते हैं कि कार्यभार और इनका काम कैसे होता है। गवर्नमेंट शैल बी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बाय द प्रेसिडेंट, मीन्स फिर से वही चीज कि इनको कौन रेफर करता है, प्राइम मिनिस्टर रेफर करता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की प्रेफरेंस सही है तो वो इनको अपॉइंट कर देता है। His hand and seal be removed from the office like the manager and like grounds as a judge of Supreme Court. और ये भी वही व्यक्ति हो जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। फंक्शन हमारे जो हैं कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर्स का मेन काम क्या होता है, और ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल को ही हम मोस्टली कैग कहते हैं। इंडिया प्रोवाइड्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स। जितने भी भारत में कहीं भी स्टेट में, सेंटर में, सब सेंटर में कहीं भी कुछ भी पैसे का लेन देन होता है, जहाँ सरकारी कार्यभार का कार्यवर्ष देखा जाता है, तो हर विषय पर जिसकी नजर होगी वो कैग की होगी। कैग उस पर पूरी अच्छे तरीके से नजर रखता है और ये हमारे कैग के हेड हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है जी। ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, वो हमारे पैसों को अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं कि कोई भी पैसा कहीं कहीं गलत जगह पे, जहां किसी पॉलिटिशियन की जेब में तो नहीं जा रहा है, इस चीजों का ध्यान रखना इनके हाथ में होता है। वन मोर पॉइंट अबाउट दैट, कैग मोस्टली जब पैसे पे नजर रखती है, ये घोटालों का कहिए कि उनको साबित कर देती है, प्रूफ करती है, उनको सामने लाती है। सो जितने भी बड़े बड़े घोटाले आते हैं, जैसे 2G स्कैम हुआ था और भी ऐसे कई सारे घोटाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम हुआ था, तो इन सब पर कैग की नजर रहती है। उनकी रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है कि क्या ये काम अच्छे से हुआ है, जहां इसमें कोई घोटाला हुआ है। इसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। हु अपॉइंट द कंट्रोलर, हम फिर पहले मैंने बताया था कि कोई भी बड़े बड़े पद हों या कोई भी सेक्शंस हो, उन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इवन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड होते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। मींस दे आर इलेक्टेड, ये इलेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी इनको सिलेक्टेड बनाना किस पे निर्भर करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे निर्भर करता है। वो इनको पक्के तरीके से अपॉइंट कर देते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जितनी भी सरकार की बड़ी बड़ी पोस्टें होंगी उन पर यही जो है उनका टेन्योर है, यही रहेगा 6 साल और 65 साल। और एक और इसमें चीज डालिए, बाय द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो चाहे एक दिन ही काम करने को ज्वाइन किया हो, वो उन्हें पहले दिन ही रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन इज फॉली ऑडिटेड, इसमें से कौन सी ऐसी कॉरपोरेशन है जिसके हर पैसे और लेन देन पर कैग की नजर रहती है, दैट इज एयर इंडिया। एयर इंडिया 100% इज अंडर द कैग। विच कंट्रोलर, किन्होंने 2G स्कैम और कॉमनवेल्थ स्कैम और ऐसे कई बड़े बड़े स्कैम्स का उल्लेखन किया था, मीन्स उन्हें व्याख्यान किया था और दुनिया के सामने लाए थे, दैट वाज मिस्टर विनोद राय। विनोद राय जी थे जिन्होंने ऐसे स्कैम्स को हर के सामने लाए थे। इनमें से कौन सा पार्ट है
जो फुली मतलब कि कैग के अंडर तो है लेकिन पूरा नहीं है, आधा है, दैट इज FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1753 में ही इसकी स्थापना हो गई थी और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको संविधान में पद को रखा क्योंकि अच्छा पद था, लोगों के लिए फायदेमंद था। सो दैट्स व्हाई इट इज स्टिल कंटिन्यूस इन अवर सेक्शन। आगे आ जाता है एडवोकेट जनरल। जैसे अटॉर्नी जनरल हमारे नेशनल एडवाइजर होते हैं, इसी तरह से हमारे स्टेट एडवाइजर एडवोकेट जनरल होते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन, इनको कौन अपॉइंट करता है? एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता है। पहले ही मैंने बताया था कि जो स्टेट वाले जो हाईएस्ट पद होंगे उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है जी। सो हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड टू अ मिनिमम जज ऑफ अ हाई कोर्ट? ऐसे व्यक्ति को ही अपॉइंट किया जा सकता है जो कम से कम हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो। फंक्शन, इट इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, और ये मतलब सरकार को सलाह देते हैं कि आर यू फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉट। और सरकार का अगर कोई भी केस या मतलब कोई भी केस वर्सेस द स्टेट आता है तो वो अटॉर्नी जनरल डील करते हैं। सरकार के अंदर किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई पैसे का काम होता है तो वो एडवोकेट जनरल उस पर भी नजर रखते हैं। आगे, सॉरी फॉर द लास्ट पार्ट, एडवोकेट जनरल इन सब पर हो रहे कामों पर नजर रखते हैं कि वो कानून के तहत हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? आर्टिकल 76 इज फॉर द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अब देखिए दो क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे। कुछ क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल के बारे में है जो हमारा सबसे पहले वाला था, आर्टिकल 76 के अंडर था, और कुछ क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं दिस इज फॉर द एडवोकेट जनरल, ठीक है। सो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना क्योंकि मोस्टली इनके काम सही होते हैं। सो थोड़े क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल के और थे जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसी पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएटेड नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक है। बोथ 1 and 2 इज द आंसर फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या है? ही इज द पर्स प्रिविलेज लीगल प्रैक्टिसेस, he can pursue legal practice, means वो कानूनी अपनी जो प्रैक्टिस है वो कभी भी परस्यू कर सकते हैं। जी हाँ, वो कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब कभी भी अगर जरूरत पड़े तो वो सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो एडवोकेट जनरल का भी काम था, वो स्टेट सरकार को रिप्रेजेंट कर सकते थे। आगे, परफॉर्मिंग ड्यूटी लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन बाय हिम टू द बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए इसी प्रश्न में अगर हम कह दें कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाए तो थर्ड पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि अटॉर्नी जनरल की बात आ रही है। अगर यहाँ पे एडवोकेट जनरल को मेंशन किया जाए तो यहाँ पे गवर्नर हो, फिर वो ऑप्शन सही हो जाएगी। दोनों को काम तो एक ही तरीके के हैं, एक ही जैसे हैं। सो इनके लिए भी ऑल ऑफ द अबव की सभी स्टेटमेंट्स उनके लिए सही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हमारे कौन थे। अभी देखिए यहाँ पे सोल्यूशन तो मैंने पीछे लिख दिया था, मैंने इसलिए लिख दिया था कि ताकि ये याद करना आसान रहे। सो ये देखिए, MC सत्यदेवता वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। CK दफांत्रे वाज आल्सो द सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद दो अलग अलग अटॉर्नी जनरल्स के नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और उनका पीछे वर्किंग पीरियड भी मेंशन कर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो ईयर्स पढ़ सकता है और इनके बारे में अच्छे तरीके से सर्च करके अगर सबको याद करना चाहे, फॉर दोज पीपल जो पॉलिटिकल एग्जाम के बारे में दे रहे हैं, मींस कि सिविल सर्विसेज अंडर द लॉ देना चाहते हैं, वो इनको अच्छे से खोल के याद कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कौन से ईयर के लिए कौन से हमारे अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। अब दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एडवोकेट जनरल। दीज क्वेश्चन वर देयर बिकॉज इन सब की पावर यहाँ पर काम कुम थे जो सेम ही थे। आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल? आर्टिकल 165 फॉर द एडवोकेट जनरल। यस, अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल के बारे में था। ही कैन बी अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। क्या ये हो सकता है? अटॉर्नी जनरल मेंबर नहीं हो सकते, वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसीडिंग्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं वो कमेटी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है जी, इस चीज का आप क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। सो इसका ऑप्शन क्या है? 1 and 2, ये दोनों ऑप्शंस हमारे
आंसर है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो यहां तक पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेरे द्वारा दी गई चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं तो ले, अच्छा है, सबके काम आएगा, मेरा भी विकास होगा, सबका विकास, एक साथ विकास। सो लेट्स गो टुगेदर। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल का नंबर। आप वहाँ पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, कभी भी जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू ऑल विल बी फाइन, लेट्स गो टुगेदर, थैंक यू।